अब हम प्रकाश संश्लेषण से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि कैसे हमें प्रमाणित करना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री है, पहला गमला में लगा पौधा, दूसरा अल्कोहल, तीसरा आयोडीन का घोल लेंगे और चौथा काला कागज एवं क्लिप लेंगे। अब कुछ हम क्रिया विधि करेंगे, जैसे कि गमला में लगा पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। फिर पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। फिर पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धो लेंगे। इसके बाद हमें देखने में आएगा कि अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला ना होकर सफ़ेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेंगे। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को हमें ध्यान से देखना है। दूसरे नंबर में है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, और यह प्रश्न 2020 में आ चुका है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे, जिसे 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित एवं चितकबरा हो जाए। उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर उबाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है, तो सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ क्लोरोफिल था वहाँ का रंग काला नीला और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। उपकरण, गमले में लगा पौधा लेंगे। अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उपकरण में जैसे गमले में लगा पौधा, दूसरा KOH के घोल से भरी बोतल, कॉर्क, KI घोल आदि। अब हम क्रिया विधि करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमले के पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे कमरे में रखते हैं। एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायुरुद्ध कर देते हैं। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। जब यह सारा चीज़ हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाता है, तो हम उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में रखते हैं। कुछ घंटे बाद पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर अल्कोहल से धोकर उस पर KI का घोल डालते हैं। अब निरीक्षण करने पर पता चलता है कि पत्ती का जो आगे का भाग होता है, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, पत्ती का जो आगे का भाग है उसको हम बोतल के अंदर दिए हैं। अब यदि हम निरीक्षण करते हैं तो पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख ली जाती है। हमेशा याद रखें कि KOH घोल में ऐसी पावर होती है कि CO2 गैस को सोख लेती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी ना होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड यानी कि स्टार्च का निर्माण नहीं हो पाता है। शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस का होना आवश्यक है। यहाँ पे हम चित्र में समझ सकते हैं कि सारी क्रियाकलाप कैसी करनी है। यहाँ गमले में लगा एक पौधा लिए हैं और KOH के घोल से भरी एक बोतल लिया गया है और यहाँ एक कॉर्क लिया गया है और KI घोल। उसके बाद हम सारा क्रियाकलाप कर सकते हैं। वैसे इस प्रकार का क्रियाकलाप करने के लिए हमारे पास जो भी उपयुक्त सामग्री होती है वो नहीं होती है, इसलिए जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसके लिए उसे प्रयोगशाला में जाना पड़ता है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं।
एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। और यह प्रश्न 2016 में पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसके लिए आवश्यक सामग्री है बीकर, प्रखनली, जलीय पौधा, चौथा कीप और पांचवा सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सब कुछ लिया, एक प्रखनली लिया गया है, उसके बाद एक बीकर लिया गया है, एक कीप लिया गया है, एक जलीय पौधा लिया गया है। अब इनका एक सिद्धांत हम देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब हम क्रियाविधि करते हैं। पहला, बीकर में 2/3 भाग जल लेंगे। दूसरा, हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। तीसरा, अब कीप को जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अब कीप को जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। धूप में छोड़ने के बाद कुछ देर धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण के जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन यानी कि O2 का बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की भी 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकाशिक क्रिया, दूसरा अप्रकाशिक क्रिया। हम देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, हमने इससे पहले जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा सूर्य की उपस्थिति में होता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की अनुपस्थिति में भी होता है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। पहला है प्रकाशिक क्रिया यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। और दूसरा है अप्रकाशिक क्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। प्रकाश की अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहा जाता है। और यह स्ट्रोमा, एक उत्तक होता है स्ट्रोमा, उसमें संपन्न होता है। अब हम आगे देख लेते हैं उपापचय क्या है यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है। उत्तर, सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला उपाचय, उपाचय में इसमें अणु जुड़ता है और अपपचय में इसमें अणु टूटता है। वैसे इससे तो ज़्यादातर प्रश्न नहीं आता है, फिर भी जानकारी के लिए हम इसे पढ़ लेते हैं। अब आगे का देखते हैं। जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण कैसे होता है अब हम ये देखेंगे। जंतुओं में कितने चरण में संपन्न होता है पोषण, अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं। पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, इसलिए इसे स्वपोषी भी कहते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा था। अब जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम इसे विषमपोषी या परपोषी भी कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं और विषमपोषी कहा जाता है। जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण इत्यादि। तो हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण, जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो यानी कि हम मुख द्वारा अपने शरीर के अंदर उसे ग्रहण करते हैं, तो इसे अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरा पाचन, हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हम जानते हैं कि उसका हमारे शरीर में यानी कि हमारे पेट में जाकर वह पचता है। शरीर के अंदर भोजन का सरल अनुभव में विघटित होना पाचन कहलाता है। और तीसरा है अवशोषण। अब जो भी चीज़ पच गया है यानी कि जिसका भी अब रस बन गया है वे हमारे शरीर में लगने लगते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। अवशोषण यानी कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहा जाता है। और चौथा है स्वांगीकरण।
पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, जिसे स्वांगीकरण कहा जाता है। अब हम बहिष्करण को देख लेते हैं। बहिष्करण क्या? भोज्य पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके खाने के बाद यानी कि ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण और उसके बाद बहिष्करण, यानी कि मल द्वार के रास्ते जो हम अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वह बहिष्करण क्रिया के अंतर्गत आती है। अब हम आगे का प्रश्न देख लेते हैं। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूँकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वह अणु में टूटती है और फिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब भी श्वसन की क्रिया नहीं होगी शरीर में, तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि श्वसन की क्रिया होती है तभी हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। अब हम इसे आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।